अपना कब्जा ले लिया। तो ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जहां पे मोदी जी ने कब्जा लेने की कोशिश नहीं करी। तो जिस दिन वो आपका मेन होल्ड ही टूट जाएगा, उस दिन सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा धीरे धीरे। जी अरुण जी, आपके पास आता हूँ। आपका भी काफी लंबा चौड़ा अनुभव है, आपके अपने परिवार का अनुभव है, लेकिन उससे पहले मैं एक सूचना दे दूं कि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया, उसको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा में उन्होंने सीबीआई और ईडी के द्वारा की गई पूछताछ का अनुभव शेयर किया। उनका कहना था कि सीबीआई और ईडी ने मुझसे 55 घंटे पूछताछ की। राहुल कहते हैं कि मैंने ईडी के अफसर से बोला, देखिए आप सोच रहे हो कि आपने मुझे बुलाया है, यहां बुलाया है, मगर आप गलत फहमी में हो। मुझे आपने नहीं बुलाया है, मैं यहां आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मुझे एक लॉकअप दिखाई दिया वहां पर, और मैं सोच रहा था कि मेरे परदादा 12 साल तक इसी तरह के एक लॉकअप पे सेल में बैठे थे, तो मुझे भी 10 साल जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि मुझे कोई भी सेल दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की सच्चाई लाइए। मैं यकीन मानता हूं कि अगर हमने सच्चाई सामने रख दी तो हिंदुस्तान की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। ये उनका आज का अभी का राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, जो मैंने वर्बेटिम कोट अनकोट में आपके सामने रखा है। ये दरअसल शायद हमारी जो प्रोसेस है, सारा गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, व्यवस्था का जो हिस्सा है, ये उसके एक ऐसे रूप को दिखाता है जो लोगों को शायद आतंकित भी करता है, जो लोगों को उस आतंक के द्वारा एक कहानी कहता है। जैसे कि आज रविंद्र वायकर, जो कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट से उद्धव की नहीं, एकनाथ की सेना की कैंडिडेट है, और बहुत बड़ा आज मुंबई में बवाल हो गया उसके ऊपर। कल उनका एक मराठी टीवी चैनल पर इंटरव्यू आता है और पेपर में इंटरव्यू आता है। क्या कहते हैं रविंद्र वायकर? कहते हैं कि मेरे खिलाफ एक केस खोला गया था कि मैंने कोई धांधली की है और ईडी की रेड हुई मेरे सामने। तो उस टाइम मैं उद्धव का 40 साल 50 साल से सिपाही हूं और बाला साहब का सिपाही रहा हूं, तो मेरे ऊपर दबाव डाला गया और मुझसे कहा गया या तो तुम जेल चले जाओगे, और तुम मेरी पत्नी का नाम भी उस केस में डाल दिया, या तो तुम जेल में जाओगे, नहीं तो आप पाला बदल के आप एकनाथ शिंदे की सेना को ज्वाइन कर लो। कहता उस दिन मैं बहुत व्यथित हुआ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं बचा और मुझे दुखी होकर एकनाथ शिंदे की सेना को ज्वाइन करना पड़ा ताकि ईडी की फाइल बंद हो जाए। अब उनके खिलाफ अमोल कीर्तिकर जो है खड़े हैं, उद्धव की सेना के कैंडिडेट। ये शायद एक किस्म से उनका एक एडमिशन था। कहता आज भी मैं उद्धव की बहुत सम्मान करता हूं। ये कुछ इस किस्म की चीज आई है जहां पर शायद ऐसा लगा कि रविंद्र वायकर एकनाथ की सेना में रहते हुए भी उद्धव के सपोर्टर हैं, और उनकी इस बात ने एक्चुअली बाकी लोगों को इतना व्यथित कर दिया कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे महाराष्ट्र में बात फैल गई है। दिल्ली में शायद ये अखबारों में ना आए, लेकिन महाराष्ट्र के आज सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है। ये भाई साहब आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के भी फ्रंट पेज पे है, फोटोग्राफ में, मुंबई एडिशन के अंदर, कि वो आदमी उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहा है। कहता है अगर मेरे ऊपर दबाव नहीं होता तो मैं कभी पार्टी छोड़ता नहीं था, कि दिस इज हाउ दे हैव ऑपरेटेड। और इसकी वजह से रविंद्र वायकर वहां पे उनकी कमजोर हो गए हैं। और अमोल कीर्तिकर की जो दावेदारी है कि कहता है दिल से तो आज भी मैं उद्धव के साथ हूं, अपना दर्द था आज झलक आया, मैंने लोगों से कहा कि सच्चाई है, अब मुझे किसी का डर नहीं है। देखिए पर्दे के पीछे महाराष्ट्र में क्या हुआ है। यही मैं कहता हूं कि मोदी जी ने ध्वस्त किया सबको और सबको टेरराइज किया, और आज तो यहां तक कह बैठे कि शरद पवार को, अजीत पवार को ज्वाइन कर लेना चाहिए और उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की सेना ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दरअसल इससे बड़ा विभत्सपन और क्या हो सकता है कि आप अभी भी टेरराइज करना चाहते हैं। और रविंद्र वायकर जो कि कैंडिडेट है एकनाथ की सेना के मुंबई नॉर्थ वेस्ट, वो किस्सा मैंने आपको बताया। अरुण कुमार जी, पूरे परिप्रेक्ष्य में आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं, और जो हुआ उसके ऊपर भी 2 शब्द जरूर बोलिएगा। दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल व्हिच हैज हैपेंड इन इंडियाज पॉलिटिक्स टुडे, जो कल मुंबई में हुआ है, बहुत अनयूजुअल है सर। जी सर, मैं ये वीडियो दिखा देता हूं आपको, जिसमें राहुल गांधी जी ने भाषण दिया और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वो क्लियर नहीं आ रहा है, वो क्लियर जी, ये लखनऊ में एक प्रोग्राम था, वहां पर हमारे
खुद के एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, वो भी वहां पर मंच पर आसीन। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि बताया 2-3 तरह के लोग होते। उसमें उन्होंने एक प्रकार के लोग बताए जो सत्ता के पीछे भागते हैं, और फिर जो उन्होंने शब्द कहे वो सुनने वाले थे कि मैं तो सत्ता में ही पैदा हुआ हूं। बड़ा स्पष्ट संकेत दिया उन्होंने, मैं सत्ता के लिए ही पैदा हुआ हूं, और जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की उसके बाद मेरा दिमाग पलट गया, मेरा विचार बदल गया, मैंने लोगों को सुनना शुरू कर दिया और खुद को बोलना बंद कर दिया। मैंने लोगों को उनके सांचे में फिट करना सीख लिया। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति 3 सत्ता शीर्षस्थ सत्ता में पैदा हुआ हो और सत्ता का मोह ना हो, यह वितरणा कहां से पैदा होती है मैं आपको बताता हूं। सर, हमारे यहां कुछ शब्द जो है ना वो बड़े विलक्षण रहे। जैसे मेरे पिताश्री कहा करते थे कि बेटा अगर राजनीति में पनपना है तो जैसे सिंचाई एक शब्द होता है वो खेती को पनपाती है, तो इसको सिंचित करो। सिंचित कैसे? कि अपने विरोधी पक्ष के घर जरूर जाओ, उससे नाराजगी शो मत करो। आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है। कुछ शब्द जो है ना वो खत्म हो गए, जैसे घनिष्ठता शब्द खत्म हो गया। आज घनिष्ठता शब्द का कोई औचित्य रह ही नहीं गया बीजेपी के लिए। एक दूसरा शब्द है सत्ता का गलियारा, जो नई दिल्ली में हुआ करता था, और वहां पर आमतौर पर अपने पक्ष के नहीं दूसरे पक्ष के लोगों की बात को खड़े होकर सुना जाया करता था। जैसे जो कॉमन कैंटीन होती थी वहां पर अपना घेरा नहीं होता था, बल्कि 2-3 दूसरे पक्ष के लोग होते थे और 2-3 लोग विपक्ष के हुआ करते थे। तो कुछ चीजें जो हैं वो समाप्त हो गई। जैसे निजता नहीं, सत्ता की धमक हो गई। आज अगर आप देखें तो आपको सत्ता धमकती हुई नजर आएगी। ये सत्ता की खनक और धमक ही है जो किसी को भी सत्ता के गलियारे में बात करना तो छोड़ दें, नमस्ते औपचारिक अभिवादन भी नहीं करने देती, और उसके भी अर्थ निकाले जाते हैं। अभी सुनील सर ने बताया, मैंने मुरली मनोहर जोशी साहब को बहुत नजदीक से देखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा नजदीक से देखा है। और शांता कुमार जी, मैं जिस स्कूल में पढ़ा करता था सीएम हिमाचल, वो उस स्कूल में टीचर हुआ करते, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूं। तो सत्ता क्या होती है, उसकी धमक क्या होती है, औपचारिकता क्या होती है, और जो आपसी संबंध होते हैं आत्मीयता के, वो कहीं गुम हो। ये शब्द आज ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारे शब्दकोश से बाहर निकाल दिया। और मेरे पिताश्री हमेशा 5-7 डायरी रखते थे, 5-7 कलर के पेन रखते थे, और वो अलग अलग किसके घर में कौन सा नया बच्चा पैदा हुआ, कौन सा 18 वर्ष का हो गया, कौन उनका वोटर है, वो सब उनके रिकॉर्ड में होता था। तो ये जो आपने लिखा है आज कि ये खंडर रूपी छोड़ जाएंगे, सर खंडर तो अभी भी हुआ पड़ा, खंडर कर दिया है, सिर्फ उस खंडर में विराजमान है। जब उस खंडर से विदाई होगी तो उस खंडर में कोई रहेगा नहीं, क्योंकि टूटे फूटे घरों में हम लोग रह नहीं पाते। जहां सुविधा नहीं होती, जहां स्वतंत्रता नहीं होती, वहां रहना मुश्किल होता है। और इसका खंडर पहले ही हो चुका है, अभी खंडर होना थोड़ा बहुत बाकी है, क्योंकि 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण के चुनाव में एक अरविंद केजरीवाल नाम का एक व्यक्ति है जो जेल से बाहर है। अब वो क्या करेगा, कौन सा भाषण देगा, कौन सी पोल पट्टी खोलेगा, ये तो आज मेरे ही इलाके में आ रहे हैं वो कृष्ण नगर में अपनी कंपेनिंग के लिए।
तो विपक्ष को बर्दाश्त करना, अगर राजनीति करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा और अपने बनाए हुए नियमों पर चलना पड़ेगा। आपने 75 साल का नियम बनाया और आप जगदम्बिका पाल को टिकट दे देते हैं। आपने नियम बनाया 76 साल की हेमा को टिकट दे देते हैं। आपने नियम बनाया 74 साल में आप खुद टिकट दे लेते हैं। तो ये जो खंडर है, ये सर एक साल में नहीं बना, ये पिछले 4-5 साल से इसको खंडर बनाने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और वो पूर्ण खंडित हो चुका। जिसको ये कहते हैं ना खंड खंड भारत, अब आपको खंड खंड बीजेपी मिलने वाली है। बीजेपी में हाशिए पे गए लोग पहले ही खंडित हैं। अब जो बाकी बचे हुए लोग हैं, जिनमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनको खंड खंड करना मुश्किल हो रहा है, वो भी हाशिए पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं और जो बचा कुचा खंड रूप है वो प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मेरा मानना यह है, राजनीति में रहना है तो मोहकता, कुछ ऐसे मनमोहक शब्द चुनने चाहिए, कुछ ऐसी प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए। उसी फंक्शन में राहुल जी ने यह भी बताया कि नफरत हमेशा पनपती नहीं है और ये हमारा संविधान उन्होंने लहरा कर दिखाया उसी फंक्शन में, और ये कहा कि हमें संविधान ही बांधे रखता है। ओबीसी की बात कही उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो ये जो आपने शीर्षक और ये जो हेडिंग लिया है बहुत सुंदर है। ये पहली झांकी है जो आपने प्रस्तुत कर दी है। अब ये आगे चलकर झांकी सुधरेगी या और खंडित होगी, ये आपको, आज उड़ीसा में 3 उनकी सभाएं हैं मोदी जी की, ये उसमें भी कुछ आपको नए शब्द, नई निचाई आपको देखने को मिलेगी। तो खंडित रूप, विलक्षण रूप से आपके सामने आए।